Hello everyone, how are you all? I think you are all fine. और मैं भी बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 2 ऑफ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल द बैलेंसेज ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम एंड पासबुक। पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। बाय राइटिंग द कोजेज, बाय राइटिंग द आइटम्स कोजेज द डिफरेंस बिटवीन द दीज बैलेंसेज। तो रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है इस पर्पज के लिए कि बैलेंसेज में डिफरेंस क्यों हैं पासबुक के और कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर। तो डिटेल हमने समझ ही लिया था। हमने कल एक दो क्वेश्चन जो आईसीआई के बुक के थे वो भी हमने किए थे। अब इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और आज मैं आपको जो सितंबर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, असाइनमेंट के बिल्कुल लास्ट में दे रखा है मैंने, तो उसको भी मैं कराऊंगा। तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार अभी तो लेक्चर 2 ही है और हमने सितंबर 24 का 10 नंबर का जो क्वेश्चन है चुटकी बजाते ही हल कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आईसीएआई के मॉड्यूल के अंदर इलस्ट्रेशन 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 मार्च 2022 द बैंक पासबुक ऑफ एन शो ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 to her credit with balance as per the cash book was 1,12,050। यहाँ पर भी आपको कैश बुक का भी बैलेंस दे रखा है 1,12,050 का, और नम्रता का पासबुक का भी बैलेंस दे रखा है 1,50,000 का। तो अगर दोनों ही बैलेंस दे रखे हैं तो बेहद ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने से पहले ही उसका आंसर भी मालूम है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स, दोनों की जब गहन जांच की गई तो सी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस, तो उसे ये कारण लगे कि इन वजह से अंतर आ रहा है। पहला है सी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पहली गलती जो मिली, उसने 80,000 के चेक इशू किए थे जिसमें से केवल 32,000 के ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो पाए। तो जो एंट्री बनेगी, चाहे वो प्लस की बने चाहे वो माइनस की बने, वो डिफरेंस से बनेगी, क्योंकि 32,000 के इशू कर भी दिए चेक उसने और वो प्रेजेंट भी हो गए पेमेंट के लिए। यानी कि इशू करने का मतलब क्या है कि आपने अपने जो भी आपके लेनदार हैं जिन्हें आपको पैसा देना होगा, इशू करने का मतलब उन्हीं को आप क्रेडिटर को इशू करेंगे। तो जैसे ही आप क्रेडिटर को इशू करते हैं तो कैश बुक को तुरंत आप माइनस कर लेते हैं, और पासबुक में से तब माइनस होते हैं जब वो प्रेजेंट कर दिए जाते हैं पेमेंट के लिए। यानी कि उनका जो बैंक है आपके बैंक के से पैसे निकालने के बाद अपने ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। तो 32,000 में तो कोई गलती नहीं है, गलती है 80,000 माइनस 32,000 यानी कि 48,000 के अंदर ये गलती है। अब जल्दी से मुझे बताइएगा कि जो 48,000 हैं, कैश बुक में आपने क्या कर लिया होगा। कैश बुक और एक पासबुक है, तो कैश बुक में से तो पूरे 80,000 ही आपने माइनस कर लिए होंगे, लेकिन पासबुक के अंदर 32,000 का बैलेंस आपका कम हुआ है। तो इसका मतलब है पासबुक में 48,000 का जो बैलेंस है वो अभी भी प्लस है। पासबुक के अंदर जो 48,000 का जो बैलेंस है वो अभी भी क्या है, वो प्लस है। और हम अगर कैश बुक के बैलेंस को लेकर चलेंगे और पासबुक का निकालना पड़ेगा तो हम इस आइटम को प्लस में ले जाएंगे, लेकिन अगर पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे और आंसर कैश बुक का निकालना पड़ा तो 48,000 से आपको माइनस करना पड़ेगा। मैं दोनों ही तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ दोनों ही बैलेंस से दे रखे हैं तो इट्स योर चॉइस कि आप स्टार्टिंग करें कैश बुक के बैलेंस से
या पासबुक के बैलेंस से अनलेस अनटिल क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे। लेकिन जहाँ पर आपको बैलेंस एक ही दे रखा होगा, दूसरे का निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो कोई चॉइस रह ही नहीं जाती। तो आपको एक थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, कोई हमें क्रैमिंग नहीं करनी है। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो 48,000 से माइनस होगा और पासबुक का जो बैलेंस है वो आपका 48,000 से बढ़ा हुआ होगा। अब अगर आप कैश बुक का लेके चलेंगे, पासबुक का निकालना है तो 48,000 को आपको प्लस करना है, और अगर पासबुक का लेके चलेंगे और कैश बुक का निकालना है तो 48,000 से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली देख भी लेते हैं हम लोग बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 22। एक कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का है, एक कॉलम डिटेल्स का है कि प्लस करना है माइनस करना है, और एक कॉलम आपका अमाउंट का है। जैसे कल मैंने कराया भी था तो एक ही कॉलम से भी काम चल सकता है। मैं भी आपको करके दिखलाई देता हूँ। चलिए पूरा क्वेश्चन और स्टार्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीआई के अंदर इलस्ट्रेशन 2 है ये। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट यानी कि BRS एज ऑन 31। मैं भी अपने असाइनमेंट निकाल लेता हूँ बेटा। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 22। कोई स्पेसिफिक इसका फॉर्मेट नहीं है, जैसा भी आपको आसान लगे। तो जैसे मैंने बताया मुझे आसान लगता है वन कॉलम में ही, तो मैं वन कॉलम के अंदर ही बना दूंगा इसको। पर्टिकुलर्स 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 और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्लियर है? हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एज पर द पासबुक, जैसा कि सॉल्यूशन में दिया हुआ है। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं जिससे आपको दोनों की ही प्रैक्टिस हो जाए। मैं स्टार्ट कर देता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, सो दैट कि हमें पासबुक का आंसर निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 1,12,050 का, 1,12,050 का, 1,12,050 का आपको बैलेंस दिया हुआ है। इसमें से कुछ आइटम जो क्वाड्रेटिक डिफरेंस हैं वो प्लस होने वाली हैं, कुछ आइटम्स आपकी माइनस होने वाली हैं। तो थोड़ा सा अपनी अंदाजे के हिसाब से आप जगह छोड़ के चल सकते हैं कि कितनी आइटम प्लस की होंगी, कितनी आइटम माइनस की होंगी। तो पहला जो कॉजेज ऑफ डिफरेंस है दैट इज सी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जो डिफरेंस है 48,000 का, उससे एंट्री पास होनी है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि कैश बुक इससे माइनस हो गई और पासबुक इससे प्लस हो गई। अब आपको आंसर लाना है पासबुक का, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो ये जो कॉजेज ऑफ डिफरेंस है, जो पहला आइटम है कॉजेज ऑफ डिफरेंस का, उससे ये एंट्री प्लस होगी। और हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड but not presented for payment। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और दिखलाएंगे 80,000 के टोटल चेक थे लेकिन 32,000 के प्रेजेंट हो चुके हैं, वहाँ कोई गलती नहीं है। तो गलती है 48,000 के अंदर कि बैलेंस एज पर पासबुक 48,000 से बढ़ा हुआ होगा, और कैश बुक में तो हमने पूरे 80,000 माइनस कर ही लिए थे। सेकंड जो आइटम है विच इज ऑल्सो ए कॉजेज ऑफ डिफरेंस, she received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank। उसे अब ये चेक मिला, तो चेक मिला इसका मतलब पैसा आया कहीं से, उसने तुरंत ही अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में प्लस कर लिया, लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट करना भूल गई। तो जब बैंक में डिपॉजिट करना भूल गई तो क्लियर हो ही नहीं पाएगा, तो बैंक का पासबुक आपके घर में रखे रखे चेक से तो बढ़ेगा नहीं। तो इट मीन्स इससे जो पासबुक का बैलेंस है वो कम होगा। तो इसे हम कहते हैं कि चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। जो भी नरेशन यहाँ पे दी हुई है उसी को आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। चेक रिसीव्ड या चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन
पासबुक। तो चेक recorded in cash book but forgot to deposit in बैंक। तो ये है 5000 का, तो 5000 ये माइनस की आइटम हो गई है। नेक्स्ट जो कॉरियर ऑफ डिफरेंस है, आइटम नंबर 3, ए चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। तो जैसे आइटम नंबर 2 थी, लाइक उसी की तरह का है कि यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं हुई, क्योंकि क्लियरिंग हाउस कल मैंने समझाया था, आप डिपॉजिट करेंगे वो बैंक एक क्लियरिंग हाउस के पास देगा, क्लियरिंग हाउस फिर ड्रॉई बैंक के पास ले जाएगा, फिर ड्रॉई बैंक जो है सारे सिग्नेचर, बैंक बैलेंस है या नहीं है वो सब चेक करने के बाद क्लियरिंग हाउस को पैसा वापस करता है, क्लियरिंग हाउस कलेक्टिंग बैंकर को वापस करता है, कलेक्टिंग बैंकर को जब इसकी सूचना मिल जाती है तब जाके वो अपने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर वही वाला केस है, यानी कि आपने जैसे ही डिपॉजिट किया बैंक में वैसे ही अपनी कैश बुक में तो बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा, लेकिन बैंक ने पासबुक को अभी क्रेडिट नहीं किया है। तो जो आइटम नंबर 2 थी लाइक उसी की तरह का है, बस डिफरेंस इतना है, आइटम नंबर 2 में तो आपने चेक डिपॉजिट ही नहीं करा, यहाँ डिपॉजिट कर लिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इन बोथ द केसेस चीज़ एक ही है कि पासबुक प्लस नहीं हो पाई है, और आंसर आपको क्योंकि पासबुक का निकालना है तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, इसको लिखेंगे आप चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, बट नॉट येट क्लियर। तो दिस इज 22,000, दिस इज 22,000। डी पॉइंट जो है, जो फोर्थ कारण है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। 15,700 रुपये, 15,700 आपने बैंक में जमा करा, कोई गुप्ता हैं, कोई थर्ड पार्टी हैं, तो डायरेक्टली आपके खाते में जमा कर दिया है, लेकिन आपको इसकी सूचना नहीं मिली, तो आपने कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं पास की होगी। तो जब बैंक स्टेटमेंट आएगा आपके पास तब आपको कारण का पता लगेगा, तो तब जाके आप एंट्री पास करेंगे। तो इससे पासबुक बढ़ गई होगी और कैश बुक शॉर्ट रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, प्लस में पहुंचाएंगे 15,700 को। तो इसे इसी नरेशन में आप चिंता मत कीजिए, कई बार बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, जो नरेशन यहाँ दी हुई है यही लिख सकते हैं, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो या कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड कैश डायरेक्टली in bank but not recorded in cash book, that is 15,700, that is 15,700। और लास्ट आइटम है, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट 1500 वाइल चार्जिंग 250 एट बैंक चार्जेस। तो बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट, तो ये पासबुक में प्लस हो गया होगा, है ना, और आपको तब तक नहीं पता लगेगा जब तक कि पासबुक आपके पास नहीं आ जाएगी, तो आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा होगा। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1500, और जो बैंक चार्जेज हैं वो आपके पासबुक के बैलेंस को माइनस करेंगे, तो उसको भी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा होगा, तो इससे पासबुक माइनस हो जाएगी। तो बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये 250 है, तो ये माइनस का है। अब आप कर लेते हैं, एक नया बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 1,12,050 प्लस 48,000, आप भी करिएगा 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1500
कैलकुलेटर अलाउड है बेटा, सिंपल कैलकुलेटर, तो जितनी आप प्रैक्टिस कैलकुलेटर से करेंगे उतना ही पेपर के लिए इजी रहेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज ना करें क्योंकि वो अलाउड नहीं है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। तो एक ही कैलकुलेटर आप परचेज करके उसी पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पेपर में नया कोई कैलकुलेटर यूज करते हैं तो स्पीड आपकी हैम्पर होती है। तो एक नया बैलेंस आ गया है ये 1,77,250, और ये माइनस की आइटम है, ये माइनस की आइटम है। तो 1,77,250 में से 5,000 एक माइनस होंगे, 22,000 एक माइनस होंगे, एंड 250 एक माइनस होंगे। तो ये निकल के आ गया 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक। कल भी मैंने बताया था बेटा, अगर ये सब प्लस माइनस करने के बाद निगेटिव आता है तो इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट का केस है, और अगर पॉजिटिव आता है तो ये एक तरह से फेवरेबल बैलेंस का केस है। तो बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है कि पासबुक के अंदर आपका जो बैलेंस होगा क्रेडिट होगा। कैश बुक के अंदर डेबिट फेवरेबल माना जाता है, और पासबुक के अंदर जस्ट अपोजिट है, क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल माना जाता है। तो अब देख लेते हैं कि यही आंसर है या नहीं है। तो ये देखिएगा, नर्मदा शो ए बैलेंस ऑफ 1,50,000, तो हमें यही निकालना था। 1,12,050 को लेके चले थे और आंसर पे पहुंचना था आपको 1,50,000। जानबूझकर मैंने जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ उससे अपोजिट लेके चला हूँ, जिससे आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए कि आपको एक ही तरीके से नहीं करना है, आपको दोनों तरीके से करके देखना है क्वेश्चन को, सो दैट कि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी तो ये दोनों बैलेंसेस आपको देके चल रहे हैं, पेपर में तो एक ही बैलेंस देके चलेंगे, दूसरा बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं है। एक तरह से बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट एंड हो गया है आपका चैप्टर का। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट एक आध जगह और हैं, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। कभी आप सोचें कि यार भाई इतना ही था क्या बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, सब कुछ हम थोरो स्टडी करेंगे। टोटल आपके 10 तो इलस्ट्रेशन ही मैंने दे रखे हैं जो कि ICI की बुक से हैं। इसके अलावा 20 के अराउंड आपके पास्ट ईयर्स भी दे रखे हैं। तो बहुत वाइड मैंने अपने असाइनमेंट को डिज़ाइन किया हुआ है, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये मैं आपकी जो मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया है, तो ये आपको एक थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा हो। और अभी हम देखेंगे, अभी तो हमें सेकंड क्लास ही है, और सितंबर 24 का जो भी बिल्कुल रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है अभी सितंबर के अंदर, तो उसका क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लीजिएगा बेटा सितंबर 24 का क्वेश्चन, और वो बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको। जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल लास्ट के में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि सितंबर 24 में आया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि कितना आसान है सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर, कितना आसान है क्लियर करना। द कैश बुक ऑफ हरी showed a debit balance of 1,36,800। जो हरी की कैश बुक है वो डेबिट बैलेंस शो करती है, इसका मतलब है कि दिस इज फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस शो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है फेवरेबल बैलेंस है। मैंने भी अपने असाइनमेंट निकाल रखे हैं, जब मैं कराता हूँ तो स्क्रीन गायब हो जाती है। तो विच वाज इन डिसएग्रीमेंट विद बैलेंस एज पर द पासबुक, यानी कि मैच नहीं कर रहा पासबुक से। तो आप देखिए कि यहाँ पे पासबुक का बैलेंस नहीं दे रखा कि पासबुक का बैलेंस इतना है, तो कैश बुक का बैलेंस लेके आपको पासबुक का ही निकालना है। यही एक चारा है आपके पास, और कोई चारा नहीं है। फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड। डिविडेंड ऑफ 18,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ विच हरी हैड नो इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपको बैलेंस निकालना है, किसका निकालना है बेटा, आपको बैलेंस निकालना है पासबुक का। तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को कराना भी स्टार्ट करता हूँ। कैलकुलेटर आपके सबके पास होना चाहिए, मेरे पास भी कैलकुलेटर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग करने जा रहे हैं, और
बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट यानी कि BRS इन द बुक्स ऑफ हरी, और कब बना रहे हैं? एज ऑन BRS एज ऑन 31st of December 23rd इन द बुक्स ऑफ हरी, इन द बुक्स ऑफ हरी। लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन द बुक्स ऑफ हरी लिखने का। तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस है 1,36,800, 1,36,800 फेवरेबल बैलेंस है। इसमें जो कुछ आइटम्स हैं वो ऐड होंगी और कुछ आइटम आपकी माइनस होंगी, कुछ आइटम आपकी ऐड होंगी, कुछ आइटम माइनस होंगी। अब डिविडेंड ऑफ 18,000 वाज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ विच हरी हैड नो इंफॉर्मेशन। तो डिविडेंड डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में आ गया, तो इससे बैंक अकाउंट प्लस होगा और कैश बुक माइनस होगी। तो अब क्योंकि आंसर आपको पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है, तो पासबुक के हिसाब से ही आपको एंट्री भी पास करनी है। तो डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहें मत लिखिए, क्योंकि ये भी ध्यान रखना पड़ता है आपको कि पेपर में क्वेश्चन छूट ना जाए। तो 18,000 से आपको ये क्या करना है बेटा? प्लस करना है। सेकंड देखिएगा, चेक वाज इशूड टू सुरेश ऑफ 14,780 ऑन 18th of December 23 which was recorded in cash book as rupees 14,870। तो कैश बुक में ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक तरह से फिगर की रिप्लेसमेंट हो गई, 780 की जगह 870 हो गया। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 90 रुपये आएगा। तो 90 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक में आपने चेक इशू किए गए। चेक इशू करना मतलब क्या है कि आपका बैलेंस कम हो गया, तो कैश बुक में आपने 90 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। पासबुक में तो देखिए 14,780 के हैं, तो 14,780 ही चढ़े होंगे। तो इससे आपका कैश बुक माइनस हो गया है, लेकिन पासबुक आपकी क्या होगी? बढ़ी हुई होगी। पासबुक बढ़ी हुई होगी। क्लियर है? तो चेक इशूड recorded in cash book wrongly और ये आएगी 90 रुपीज से। ये आएगी बेटा 90 रुपीज से, डिफरेंस आएगी। नेक्स्ट जो आइटम है, चेक टोटलिंग ऑफ 55,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 30th December 23 which were not cleared until 31st December 23। ये चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर का केस है। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी कि आपने तो जैसे चेक डिपॉजिट किया है तुरंत ही क्या कर लिया होगा? तुरंत ही कर लिया होगा प्लस, कैश बुक को प्लस कर लिया होगा। लेकिन पासबुक तब तक प्लस नहीं हो सकती जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि पासबुक हो गई माइनस। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, तो 55,000 से ये हो गई आपकी माइनस। मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 14,160 was paid as per the standing instruction of Hari which was not recorded in कैश बुक। तो ये भी
जो आइटम है ये पासबुक को माइनस करेगी। मेडिक्लेम इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस जाता है। एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है, आपने अप्रूवल दे रखी होती है कि जब भी ड्यू आए आप सीधे बैंक अकाउंट से काट लीजिएगा। तो नॉर्मली आपको याद नहीं रहता, तो जब पासबुक का स्टेटमेंट आता है, पासबुक आती है, तो तब आपको पता लगता है। तो पासबुक हो गई होगी माइनस, और कैश बुक में क्योंकि एंट्री चढ़ी नहीं है तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इन्फ्लेट हो रहा होगा। तो हमें क्योंकि आंसर पासबुक के हिसाब से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस not recorded, not recorded in cash book, not recorded in cash book। तो 14,160 ये है। नेक्स्ट आइटम है फिफ्थ, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1,60,000 वर सोल्ड टू अजय इन November 23। He deposited check on 15 December 23 after deducted 4% cash discount. This entry was missed while preparing cash book। 1,60,000 रुपये का गुड्स आपने अजय को बेचा, तो अजय से पैसा आना था, उसने डायरेक्टली आपके बैंक में जमा करा दिया 4% डिस्काउंट काटने के बाद, और ये कैश बुक में आपने चढ़ाई नहीं क्योंकि अजय ने इसकी सूचना नहीं दी। तो जब पासबुक आई, आपके पास स्टेटमेंट आया, तब आपको पता लगा। तो इससे पासबुक बढ़ी हुई होगी। अब क्योंकि पासबुक बढ़ी हुई है तो आपको आई एड पर पासबुक सोचना है। तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम अजय नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपको ये लिखना है। अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय कस्टमर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अजय नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 1,60,000 है, 4% का कैश डिस्काउंट है, तो इसे निकाल लेते हैं। 1,60,000 में से 4% माइनस जाएंगे तो 96% सीधा निकाल लेते हैं। तो 1,53,600, तो 1,53,600। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, बैंक चार्जेज फॉर इशू ऑफ चेक बुक 150 वाज स्किप्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। तो बैंक चार्जेज लगे, अब क्योंकि लगे तो आपको कैश बुक में पता नहीं होगा, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और पासबुक माइनस हो गई होगी तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस में, बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट इज 150 से माइनस हो जाएगी एंट्री। 7th पॉइंट है, हरी रिसीव्ड ए UPI of 1,000 on 29th of December 23 for sale of scrap which was not entered in cash book। 1,000 रुपये डायरेक्टली रिसीव हुआ, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम UPI नॉट रिकॉर्डेड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम UPI या थ्रू UPI नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बस समझ में आ जानी चाहिए बात क्या कहना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टली UPI से पेमेंट आया, थ्रू UPI पेमेंट आया, किसी कस्टमर ने भेजा होगा, तो कैश बुक में पता ही नहीं है, तो कैश बुक इससे घटी हुई होगी और पासबुक में बढ़ गया होगा बैलेंस। और लास्ट एंट्री है, चेक अमाउंटिंग टू ₹1,80,000 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट चेक ऑफ 1,44,000 वर ओनली प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ। तो 1,80,000 के आपने चेक इशू करे, 1,44,000 के ही प्रेजेंट हो पाए। तो जब आप चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को माइनस कर लेते हैं, पासबुक तब माइनस होती है जब वो प्रेजेंट फॉर पेमेंट है, क्लियरिंग हाउस में जाएगी। तो 1,44,000 में गलती नहीं है, गलती कहाँ है, 36,000। तो 36,000 के चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट की एंट्री आएगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 1,80,000 माइनस 1,44,000
तो डिफरेंस आएगा 36,000 से, ये प्लस हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं बेटा कितना आंसर आया है। देखिए कितना पेपर इजी आया था। 10 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के थे। 1,36,800 प्लस 18,000 प्लस 90 प्लस 1,53,600 प्लस 1,000 प्लस 36,000, तो ये बैलेंस आया आपका। इसे अलग से कलर कर देते हैं। 3,45,490। अब इसमें से आपको माइनस करना है 55,000 माइनस 14,160 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 2,76,180। 2,76,180। तो जब आंसर आएगा इंस्टीट्यूट का आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो जल्दी बताइएगा बेटा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपको है समझने में, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। आज सेकंड ही क्लास है, जानबूझकर मैंने सेकंड क्लास में ही ये क्वेश्चन ले लिया है, जिससे आपका डर खत्म हो जाए अकाउंट्स को लेकर। चारों पेपर के अंदर सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स ही है। अकाउंट्स है, इसके अलावा जैसे इको है, क्यू है, क्योंकि ये MCQ हैं तो ये भी आसान हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आती है वो बिजनेस लॉ के पेपर में आती है, तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जल्दी से बताइए बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो। चलिए चलिए अब हम इलस्ट्रेशन पर आ जाते हैं। जो ICAI की बुक के इलस्ट्रेशन है शुरुआत में जो दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ आपको घर से भी करने के लिए दूंगा। बेहद ही आसान चैप्टर है ये, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो डिस्कस भी करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि मैं कराऊं, केवल आपको समझा सकता हूं कि किस किस तरीके से सोचा गया है, थॉट प्रोसेस क्या है, तो जिससे जल्दी हो जाए, फास्ट ट्रैक पर हो जाए। आप CA फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं, तो 11th में भी आप पढ़ के आए हैं, तो वो लेवल तो नहीं है कि हम इन 5-6 चैप्टर को पूरे साल हम खींचेंगे। तो वहाँ तो केवल प्रैक्टिस 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 कराई जाती है, क्योंकि वहाँ ज़रूरी भी है, लेकिन यहाँ फाउंडेशन लेवल है तो यहाँ तो स्पीड को भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ICAI का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। From the following particulars, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of on 31st December 22. The bank overdraft as per cash book on 31st December 22 was 6340। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल दे रखा है 6340 बैंक ओवरड्राफ्ट। पासबुक का बैलेंस या ओवरड्राफ्ट आपको निकालना है, तो एक ही वे होगा आपके पास कि आपको स्टार्टिंग लेनी पड़ेगी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग ऑन 31st December 22 160 rented in the passbook. Bank charges of 400 are debited in the passbook only. Check issued but not cashed prior to 31st December 22 amounting to rupees 11 lakh 68,000. Check paid into bank but not cleared before 31st December 22 were 22 lakh 17,000, or interest on investment collected by the bank and credited in the passbook 12 lakh। तो देखिए इसे किस तरह करते हैं। दो तरीके हैं, मैं एक ही तरीका रखूंगा आपका जिससे कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS एज ऑन, जो भी डेट होगी वो आप लिख लीजिएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स फॉर अमाउंट। देखिए करने के
काफ़ी तरीके हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं एक ही तरीका रखूँगा, मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा सकता हूँ। पहले मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये मानना ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है, कौन सा क्वेश्चन बैलेंस का है, क्योंकि मैनी टाइम जो है बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा ओवरड्राफ्ट का है तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाएगा, बैलेंस का है तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाएगा। डरिए ही मत, आप बैलेंस ही मानिए, ठीक है। मतलब लिखना आपको ओवरड्राफ्ट है लेकिन बैलेंस ही मानिए। और उसे हम स्टार्ट करेंगे माइनर बैलेंस से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एट पर, बैलेंस ना लिख के बस इसे आप लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एट पर केयर बुक, और यहाँ पे लिखेंगे 6340 और माइनस में लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट है तो जाहिर सी बात है माइनस में लिखा जाएगा। अब कुछ आइटम ऐड की होंगी और कुछ आइटम आपकी लेस की होंगी। अब ये माइनस में लिखते ही बैलेंस हो गया कि हमारा निगेटिव बैलेंस है। थॉट प्रोसेस अब आपका चेंज नहीं होगा, क्लियर है। जहां पर 6340 को प्लस लिखा जाता है वहां थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप माइनस लिखिए और बैलेंस ही मानिए कि माइनस का बैलेंस है वो, ठीक है। अब पहली आइटम जो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 22 ₹160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। तो पासबुक में एंटर हुआ तो इट मीन्स आपका बैंक ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट, यानी कि बैंक चार्ज करेगा आपसे, तो बैलेंस पासबुक का कम हो जाएगा और कैश बुक को क्योंकि पता नहीं है तो कैश बुक का बढ़ा हुआ होगा, तो आपको माइनस करना है। तो क्या करेंगे आप, बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन को भूल जाइए एक मिनट के लिए, क्योंकि अगर उस तरीके से कराऊंगा तो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा आपका, फिर आपको दिक्कत आएंगी। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना है जी 160, ये माइनस का है तो माइनस हो गया। बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, तो ये भी एक तरह से माइनस का ही आइटम हुआ, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक रिकॉर्ड करता है, आपका बैलेंस कम करता है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट इज 400। फोर्थ है चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 22 अमाउंटिंग टू 11,68,000, चेक इश्यूड बट नॉट कैश, यानी कि कैश बुक का बैलेंस माइनस होगा और पासबुक का बैलेंस प्लस होगा, क्योंकि आपने तो चेक इशू कर दिए, आपने अपने क्रेडिटर को चेक काट दिए और आपने कैश बुक को माइनस कर लिया होगा कि बैंक से भी वो क्लियर हो जाएंगे और आपका बैलेंस कम हो जाएगा बैंक कॉलम का। लेकिन पासबुक में तब तक नहीं होगा जब तक कि वो क्लियरेंस के लिए ना जाए, प्रेजेंटमेंट के लिए ना जाए, तो ये ऐड होगा। पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है, तो चेक इश्यूड बट नॉट yet cleared, check issued but not yet encashed, या not cleared, check issued but not yet cleared। कितने अमाउंट के, 11,68,000, ये प्लस हो गया। चेक पेड इनटू बैंक, यानी कि आपने चेक डिपॉजिट करे बट नॉट क्लियर्ड, तो इससे माइनस रहा होगा आपका 22,17,000 से, क्योंकि आपने कैश बुक तो प्लस कर ली लेकिन पासबुक प्लस हो नहीं पाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड, दिस इज 22,17,000, ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक बायला,
तो डायरेक्टली पासबुक में पहुंच रही है एंट्री, तो पासबुक इससे प्लस होगी, क्योंकि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पासबुक के बैलेंस को बढ़ाएगा। बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं है कि आपको इंटरेस्ट मिला है, तो कैशबुक में आपने चढ़ाया नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट received but not recorded in कैशबुक। हाउ मच? 12 है। बैलेंस का ही क्वेश्चन सोचना है आपको, ये नहीं सोचिए कि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। केवल आप, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो उसे माइनस में लिख दीजिएगा। तो हम पहले प्लस प्लस की आइटम जोड़ेंगे, फिर -6340 माइनस कर देंगे। 11,68,000 प्लस 12,00,000 माइनस 6340। एक नया बैलेंस आ गया आपके पास, एक नया बैलेंस आ गया, इसे नया कलर दे देते हैं। एक नया बैलेंस आ गया 23,61,660। ठीक है। अब इसमें से जो माइनस की आइटम है वो माइनस करनी है आपको। -160 माइनस 400 माइनस 22,17। तो ये आ गया आपका 1,44,100। आइए, क्योंकि प्लस में बचा हुआ है तो इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट नहीं है पासबुक के अनुसार, इसका मतलब है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, ना कि डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है बैलेंस एज पर पासबुक। चला था क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से, लेकिन क्योंकि माइनस का था वो, अब यहाँ पे क्योंकि प्लस का आया है तो आपको क्या करना है, बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है। बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है। तो आप देखिएगा 1,44,100 प्लस माइनस जो है वो मेरे उल्टे होंगे। एज पर इंस्टीट्यूट अगर हम बात करें तो इन्होंने ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को ओवरड्राफ्ट की तरह सोचा है, तो उसमें सारा का सारा जो भी मैंने थॉट प्रोसेस समझाया है वो सब चेंज हो जाता है एक्चुअली। तो मैंने आसान बनाने के लिए आपको बता दिया कि आप बैलेंस ही सोचें, बस क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो 6340 को आप क्या कर लें, उसे माइनस लिख लें। ठीक है ना। लेकिन जो ऐड की आइटम होंगी, जो लेस की आइटम होंगी, बिल्कुल मेरी अपोजिट होंगी, लेकिन मैंने उसे प्लस नहीं लिखा, ओवरड्राफ्ट को प्लस नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, 6340 माइनस लिखा। तो इससे बेहद ही आसान आपका जो है क्वेश्चन हो जाता है। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक हमने सर कॉपी नहीं किया है, तो कॉपी करने के लिए आप जो है पॉज भी कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को। फिर भी मैं थोड़ा सा और समय आपको एक्स्ट्रा समय दे देता हूं। जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने कहाँ तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ICI का था, अभी जस्ट ख़त्म किया है। इलस्ट्रेशन 4 जो है अभी बाद में कराऊंगा मैं, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट चेंज है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा एडजस्टेड कैशबुक का। पहले एक तरीके के क्वेश्चन हम निपटाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी अगेन एडजस्टेड कैशबुक का है, तो इसे भी हम बाद में देखेंगे, इसे भी हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये डायरेक्टली बैंक रिकन्सिलेशन का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ICI का, इलस्ट्रेशन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट एडेड 31 दिसंबर 2022 फॉर मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। एक आपको बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट बनाना है, किसके लिए बनाना है, न्यू स्टील लिमिटेड के लिए आपको बनाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये भी आपका ओवरड्राफ्ट का केस है, तो आप माइनस में लिख के काम चलाइएगा इसे।
जिससे कि वो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए। ओवरड्राफ्ट जो है बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट 22,45,900 का है, या हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस हमारा -22,45,900 का है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2022 बट नो एडवाइस रिसीव्ड, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया और आपको मालूम भी नहीं है, तो बैंक का बैलेंस हो गया होगा कम, ठीक है ना। तो इसे माइनस में लिखेंगे, इन्होंने प्लस में कर रखा होगा अगर आप देखेंगे, क्योंकि इन्होंने ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट की तरह ट्रीट कर रखा है। तो बेसिकली हम बैलेंस में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे बेहद आसान हो जाता है। तो 2,78,700 माइनस करेंगे। चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 22 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक, चेक आपने इशू करे लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो पासबुक बढ़ी हुई होगी आपकी, कैश बुक माइनस होगी, तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 6,60,000, इन्होंने माइनस में कर रखा है, हमारे यहाँ प्लस में आएगा, बिल्कुल अपोजिट आएगा। ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज्ड टू द कंपनी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके एक सब्सिडी बैंक अकाउंट में जमा करी है, वो है 14,25,000 अमाउंट की, तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आपको बढ़ाना है, ये प्लस करना है 14,25,000, इन्होंने माइनस कर रखा है, आपको क्या करना है, प्लस करना है। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 22, तो आपने कोई ड्राफ्ट डिपॉजिट किया तो कैश बुक को बढ़ा रखा होगा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक घटी हुई होगी, तो 13,50,000 से आपको घटाना है, इन्होंने बढ़ा रखा है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ओवरड्राफ्ट को ओवरड्राफ्ट मान रखा है। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर 22 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, कुछ बिल कलेक्ट हुए सीधे बैंक ने क्रेडिट कर लिए, तो क्रेडिट करने का मतलब क्या, आपका पासबुक का बढ़ा दिया होगा, और क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, कंपनी को मालूम ही नहीं है, तो कैश बुक बढ़ी हुई नहीं होगी, तो डायरेक्टली इसे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 8,36,000 को, तो 8,36,000 यहाँ प्लस हो जाएंगे, इन्होंने क्या रखे हैं, माइनस। अमाउंट रोंगली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, तो बैंक ने कंपनी को डेबिट कर रखा है कुछ रॉन्ग अमाउंट से, 7,40,000 रुपये की है, तो पासबुक का बैलेंस कम हो रहा होगा, तो आपको कम करना है 7,40,000 से, इन्होंने क्या कर रखा है, उसे बढ़ा रखा है, उसे क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है, 1 मिनट, उसे क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कम करना है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा बेटा कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है। पूरा पूरा क्वेश्चन मुझे कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सबके आंसर मैंने दे ही रखे हैं, डिस्कशन में कर ही रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, देख लेते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन है क्या। यस, इसी तरह का क्वेश्चन है। द कैश बुक ऑफ मिस्टर जी गड़बड़वाला shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 22, but you find that it does not agree with the balance as per the passbook. On scrutiny you find the following discrepancy. आपको कुछ गड़बड़ी का पता लगा, बैलेंस का क्वेश्चन है 8,36,400, तो आपने यहाँ लिख लिया, तो नॉर्मल तरीके से ही करना है इसे, मैं तो ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को भी नॉर्मल तरीके से ही कराता हूँ। On 15th December 22, the payment side of the cash book was undercast by 10,000. यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, 15 दिसंबर 22 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट ₹10,000। इसका इफेक्ट समझिए कि इफेक्ट क्या आएगा, बैलेंस इससे कम होगा या बढ़ेगा, यानी कि पेमेंट साइड का जो टोटल है, पेमेंट साइड होती है बाई की, आप समझिएगा, पेमेंट साइड होती है बाई की, टोटलिंग आपने कम करी है, जब टोटलिंग आपने पेमेंट साइड की कम करी है तो डेबिट साइड का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बताइएगा बेटा। पेमेंट साइड का जो टोटल है अंडरकास्ट आपने किया है, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताइएगा। यस, बैलेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि पेमेंट साइड को आपने अंडरकास्ट किया है कैश बुक में, ठीक है ना। तो आप पहले सबसे पहले इफेक्ट निकालिए कि कैश बुक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पासबुक का उसका
अपोजिट ही होगा, यानी कि पेमेंट साइड आपने कम दिखला रखी है, पेमेंट साइड आपने कम दिखला रखी है, तो कम दिखला रखी है तो इसका मतलब है आपका बैलेंस बढ़ गया। लेकिन बैंक तो ऐसा नहीं कर रहा, तो बैंक ने तो पेमेंट पूरा ही दिखलाया होगा, तो इसका मतलब है बैंक का बैलेंस माइनस होगा। तो ये आप देखिएगा, रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक ऑन 15 दिसंबर 10,000 से माइनस हो रहा है। रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक ऑन 15 दिसंबर से क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, हर चीज़ का इफेक्ट सोचना है, जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो भी एरर हुई हैं, उसका बैलेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर एंट्री पास करनी है। सेकंड जो आइटम है विच कॉजेज द डिफरेंस, ए चेक for rupees 1,31,000 issued on 25th December 22 was not taken in the बैंक कॉलम। एक चेक 1,31,000 का इशू किया गया 25 दिसंबर को, वो बैंक कॉलम में नहीं चढ़ाया है। चेक इशू किया गया, एक चेक इशू किया गया 1,31,000 का, लेकिन आपने उसे बैंक कॉलम में नहीं चढ़ाया। आपने, गलती आपकी है, लेकिन बैंक ने तो चढ़ाया होगा, बैंक ने तो बैलेंस कम किया होगा। अगर आपने भी चढ़ा दिया होता तो कैश बुक का भी बैलेंस कम हो जाता। अभी तक जो एंट्री मिलती है वो क्या मिलती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि आपने तो घटा लिया, बैंक ने इसलिए नहीं घटाया क्योंकि वो उसके पास आया ही नहीं। यहाँ पे गलती क्या है, एक चेक इशू किया, बैंक ने तो घटा लिया होगा, ये तो लिखा हुआ नहीं कि बैंक ने भी नहीं घटाया, तो आपने उसे बैंक कॉलम में नहीं लिखा, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा। क्योंकि आपको पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो ये आ जाएगा चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, माइनस के अंदर, ये आ जाएगा आपका माइनस के अंदर। थर्ड है, वन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। एक डिपॉजिट किया 1,50,000 रुपये का, आपने वो कैश बुक में चढ़ा दिया। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश बुक, कैश का और बैंक का, तो कैश बुक में चढ़ा दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मानते हुए चढ़ाया कि बैंक कॉलम नहीं है, इसका मतलब कैश बढ़ा दिया होगा आपने, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ाया होगा। तो इट मीन्स आपको इसे ऐसे ही लेना है कि एक डिपॉजिट था 1,50,000 रुपये का, जो कि कैश बुक में रह गया, मतलब कैश बुक में चढ़ा दिया इन्होंने, लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो लेना है उसका इफेक्ट कि कैश बुक के बैंक कॉलम में रह गया, लेकिन पासबुक में तो जब डिपॉजिट हुआ है तो चढ़ाया ही होगा। तो 1,50,000 से आपको क्या करना है, पासबुक का बैलेंस जो है बढ़ाना है। 1,50,000 से आपको क्या करना है, पासबुक का बैलेंस बढ़ाना है। नेक्स्ट, on 18th of December 22, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। ध्यान दीजिएगा, ये डबल अमाउंट से गलती आएगी जहाँ तक है। On 18th December 22, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance in cash book। यानी कि डेबिट बैलेंस था, प्लस का बैलेंस था, और वो क्रेडिट बैलेंस के रूप में चढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो बैंक ने तो ऐसी गलती करी नहीं होगी। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपने, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपने कम कर दिया बैलेंस, तो कैश बुक कम हो गई, लेकिन पासबुक तो सही रही होगी, तो ये डबल अमाउंट से आएगी। चढ़ना था आपका 15,260 डेबिट बैलेंस, हो गया क्रेडिट बैलेंस, तो इफेक्ट जो पड़ेगा डबल अमाउंट से पड़ेगा, तो 30,520 से अंतर आ जाएगा आपका पासबुक और कैश बुक के बैलेंस के अंदर। फिफ्थ है, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रोन इन द लास्ट वीक ऑफ December 22, चेक एग्रीगेटिंग 7,815 वर एनकैश्ड इन दिसंबर। 11,514 के चेक थे ड्रॉ किए गए, यानी कि आपने किसी को काट के दिए, लेकिन 7,815 के ही चेक एनकैश हो पाए। तो आपने तो जितने ड्रॉ करके दिए होंगे अपने कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया होगा, लेकिन बैंक से डिडक्ट हुए 7,815, तो बैंक से कम डिडक्ट हुए, तो जो डिफरेंस है 11,514 माइनस 7,815, यानी कि 3,699 से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि वहाँ डिडक्ट नहीं हो पाया। तो 3,699 यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा।
6 पॉइंट है डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड। तो डिविडेंड रिसीव हुआ, कैश बुक बढ़ी हुई होगी, उसे पासबुक बढ़ी हुई होगी तो प्लस हो जाएगा 25,000 से, और 1,000 का सब्सक्रिप्शन आपने पेड किया है बैंक ने तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों की जो रिकॉर्डिंग है कैश बुक में नहीं हो पाई है। और लास्ट पॉइंट है 1 आउट गोइंग चेक और 3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। ये 3,50,000 रुपये का चेक आपने किसी को ड्रॉ करके दिया तो 2 बार एंट्री कर ली है, तो कैश बुक का बैलेंस 2 बार घटा हुआ है, लेकिन पासबुक में तो एक ही बार पहुंचा होगा, तो पासबुक का बैलेंस 3,50,000 रुपये से बढ़ा हुआ होगा। 3,50,000 रुपये से ये पासबुक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करना है। तो आज काफ़ी कुछ हो गया है और ऑलमोस्ट 90% बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हैज फिनिश्ड। अब एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, एडजस्टेड कैश बुक का है आपका, मैनी टाइम दो बैंक अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो 2 बैंक अकाउंट मेंटेन होना तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चे फिर भी घबराते हैं। अब जब आप करेंगे तो आप देखिएगा बेहद ही आसान टेक्निक से मैं आपको करा दूंगा, जितना भी टफ से टफ कॉन्सेप्ट होगा मैं बेहद ही आसान टेक्निक से आपको कराने वाला हूँ, बस आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।